जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पे हम लोग CSE 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तीन स्टेटमेंट है हमारे। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 1 3 2 3 2 1 2 3। थर्ड से पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहे भाई साहब? पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट। नाइट्रोजन कंपाउंड, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं दिया कि NO2 NO3 NOx, कुछ नहीं बोला। पोल्ट्री इंडस्ट्री कितनी वाइड लेवल पे पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। कहता कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, कोई स्पेसिफिक कैटल नहीं बताया, ठीक है, अमोनिया बोल दिया। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। सिंपल सोचिए कि कितने सिंपल से प्लेन से स्टेटमेंट बनाए हैं, कोई डेटा नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कुछ नहीं है। और वही हमारा लॉजिक समझिए, 0.0001 ग्राम PPM, जो भी आपका जो भी यूनिट है, वो अगर रिलीज हो जाता है तो स्टेटमेंट तो सही बन गया ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 2 3। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम पढ़ के ही नहीं सकते कि ये कोई आर्टिकल आ गया जिसमें हमने पढ़ लिया इतना सब कुछ कि एग्रीकल्चर सॉइल एंड ये, इतना डिटेल में नहीं जा सकते। बस बेसिक जो एनवायरनमेंट का हमारा नॉलेज है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से देखिए यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना है। बाकी देखिए इसमें मैं चाहूँ तो अभी आपको 50 तरीके के डेटा फैक्ट दे सकता हूँ, बट वो देखिए मुझे आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सफ़र है यहाँ पे ईजी बनना चाहिए PYQ से। अभी मैं बता दूं कि सॉइल से देखिए इतना टन जो है नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, ये डेटा याद रख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना हमारी भलाई है, क्योंकि हमें 100 में से 100 सही नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अलियार ईसापुर कांसाबाती क्या है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 2020 में भी हमने देखे हैं, 2021 में भी देखिए कि हो हल्बी कोई क्या है, उसके बाद क्या है दिदवाना कुचामल, वो क्या है, ठीक है, वो क्या था, तो वो सलाइन लेक्स थे, ये क्या थी, ट्राइबल लैंग्वेजेस थी। उसके बाद देखिए घंटासाला कदूरा चौल क्या था, तो पोर्ट्स थे। तो समझ रहे हो आप किस तरीके से ऐसे दो तीन वर्ड देके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पर 2022 में उन्होंने क्या किया? फनाम क्या है, एक ही वर्ड दे दिया। कुलन दरन क्या है, एक ही वर्ड दे दिया। 23 में क्या किया? वट्ट किरुतल क्या है, एक ही वर्ड दे दिया। 20 में क्या किया? परमिताज, एक ही वर्ड दे दिया। तो एक वर्ड देके वो टफनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अलियार ईसापुर कांसाबाती क्या है, तो ये देखिए दोस्तों एक वाटर रिजर्वायर्स है, ठीक है, ये जो है वाटर रिजर्वायर्स है, ठीक है। अब ये जो, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ईसापुर कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों। ये पेन गंगा रिवर है, ठीक है, पेन गंगा रिवर है जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अलियार, अलियार कहाँ पे है, तो ये जो है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कहाँ पे? अन्नामलाई हिल्स के पास, जो कि वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कांसावती रिवर, ठीक है, कांसावती रिवर ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये हमारे वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, हुगली रिवर के आसपास। तो थोड़ा याद रखिए, यहाँ पे कांसावती नाम की रिवर भी है जो कि आगे जाके हुगली को मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए ईसापुर, अलियार, कांसावती, पेनगंगा रिवर, ये भी हमने देख लिया, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट्स, कब क्वेश्चन आया था? 2022 के प्री में, कि थोरियम यूरेनियम वाला, कि ऑल द कोस्टल स्टेट के, ऑल द कोस्टल एरिया में जो है यूरेनियम मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा था कि इपीफाइट्स यहाँ पे होते 2023 में। इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला 2023 में भी आया था कि सॉइल्स आर क्वाइट इनफर्टाइल वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए वाटर रिजर्वायर, ये तो हमारा ऑप्शन में था ही। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, चार स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैं ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन क्या कह रहा है। अच्छा, ऑप्शन कह रहा है कि एटलीस्ट एक सही है और एट मैक्स 4 सही है। तो अगर सिंपल जो हमारा फंडा अगर लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन CNG या फिर इन सब के बारे में बात हो रही है, तो इसके होने के चांसेस तो कम है, क्योंकि चार स्टेटमेंट है बड़े बड़े। अब क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। In the context of proposal of the use of hydrogen enriched CNG as a fuel for buses in public transport, कुछ स्टेटमेंट दिया है कि हाइड्रोजन CNG को हमें यूज़ करना है पेट्रोल में, ठीक है। अब हाइड्रोजन CNG, चार स्टेटमेंट है, फोर्थ से पढ़ते हैं। कहता है हाइड्रोजन CNG मेक द फ्यूल एक्सेप्ट एक्सपेंसिव देन CNG। मतलब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि CNG हमारा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू HCNG, मतलब क्या, लेस एक्सपेंसिव बना देता है, मतलब ये सस्ता है और ये महंगा है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ CNG एज अ फ्यूल फॉर बसेस। 1/5 फॉर वॉल्यूम, ठीक है यार, जो भी कहना है ठीक है, देखते हैं।
कैन बी है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, कैन बी है। HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, ठीक है। और फर्स्ट क्या कह रहा है, मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। देखिए सिंपल, अगर मास्टर वीडियो सेशंस की ट्रिक लगाओगे ना, इजीली आंसर आ जाएगा। अब मुझे सबसे पहले बताओ, चारों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा सही अगर सटीक हम देखें तो सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि HCNG, ठीक है, HCNG को एज अ फ्यूल यूज़ करने से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोला 10% रिड्यूस हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रहा है, सिंपली बोलते रिड्यूस होगा CO2 एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। तो सेकंड मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सही लग रहा है। तो ठीक है भाई, मैं जाता हूँ अब ऑप्शन में, देखता हूँ कि सेकंड कहाँ पे है। अच्छा सेकंड तो बस 2 जगह पे है, मतलब 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। देखिए मैं एक आर्ट बता रहा हूँ, उन चारों स्टेटमेंट पे बस माथा कूटने से हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बस इन्हीं पे सर रख के अगर सोचते रह जाएंगे कि अच्छा इन चारों में सबसे पहले मैं सबसे सही वाले ढूंढ लूँगा फिर सबसे गलत वाले ढूंढ लूँगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा सही जो मिला उससे अप्लाई करो। फिर क्या बचा देखिए हमारे पास, फिर क्या बचा 2 3 एंड देन बचा 1 2 3 4। मतलब इस ऑप्शन से क्या पता चला कि 2 एंड 3 तो सही है। अब थर्ड क्या कह रहा था, देखिए 1/5 यहाँ पे डेटा है बट कैन बी ब्लेंडेड की बात है और ऑप्शन के हिसाब से ये भी सही आ रहा है। अब बचा खेल 1 एंड 4 में हमें एक गलत ढूंढना और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, मेन एडवांटेज क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी 100%। ये पॉसिबल है कभी, 100% ही खत्म कर देगा। तो ये हटा ही है, और जैसे ये हटा आंसर आ गया हमारा 2 एंड 3। और यहाँ पे और एक हिंट है कि अगर आईफोन सस्ते होते, सिंपली मैं बता रहा हूँ, आईफोन अगर सस्ते होते तो हर किसी के पास आईफोन होता, ठीक है। आईफोन महंगे हैं इसीलिए कुछ ही लोग आईफोन को यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली समझिए कि मेट्रो में हमें ट्रैवल सस्ता पड़ता है दिल्ली में, इसलिए लोग मेट्रो को प्रेफर करते हैं। और यही अगर हेलीकॉप्टर से अगर ट्रैवल सस्ता होता तो लोग मेट्रो की ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, हेलीकॉप्टर। सिंपली बात है ना, जो सस्ता पड़ेगा वही यूज़ होगा। अब आपके आसपास घर में आजू बाजू में कहीं ना कहीं कार तो होगी। आपने कितनी बार सुना है कि मैं CNG भराने जा रहा हूँ, किसी ने कभी ये कहा कि आपको कि मैं HCNG भराने जा रहा हूँ। अब हर कोई अगर CNG भराने जा रहा है इन कंपेयर टू पेट्रोल, तो पेट्रोल यहाँ पे महंगा है इसलिए इसका सब्सटीट्यूट लोग CNG भराते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो अगर HCNG से भी सस्ता कुछ होता तो लोग ये भराते ना दोस्तों, तो ये भराते। अगर आगे चल के अभी ई व्हीकल्स इतने सस्ते में अफोर्ड हो जाए सबको तो सब ई व्हीकल यूज़ करेंगे। इस रूल से अगर देखा जाए तो HCNG अगर फ्यूल को लेस एक्सपेंसिव बनाता तो सारे HCNG यूज़ करते, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये हटा दीजिए। तो देखिए मैंने कितने तरीके से आपको इस एक क्वेश्चन को समझाया, और यही तरीका आपको सीखना है पेपर में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। सिर्फ आंसर जानने के पीछे आप मत भागिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है HCNG कॉस्टली होता है इसलिए 4 भी एलिमिनेट हो गया, और आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट। तो 43 का आंसर क्या है दोस्तों, बी। 44 देखते हैं, वाई ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन द क्लाउडी नाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस एरिया है और ये बहुत सारे क्लाउड्स यहाँ पे बने हुए हैं, और कह रहा है कि ड्यू ड्रॉप्स यहाँ पे पेड़ पत्तों के ऊपर क्यों नहीं बन रहे हैं, ठीक है। पेड़ पत्तों के ऊपर यहाँ पे जो है ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं बन रहे, बहुत ज़्यादा क्लाउड है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं हमारे, इनके ऊपर जो ऐसे ड्रॉप्स हमें सुबह सुबह दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्लाउडी नाइट्स में क्यों नहीं बनते। अब देखिए हमें पता है कि जब ड्यू ड्रॉप्स कब बनते हैं, जब यहाँ पे कोल्ड जो है ज़्यादा होता है, मतलब ठंड ज़्यादा होती है। और विंटर में देखिए जब क्लियर स्काई होता है, क्लियर स्काई होता है, काम एयर होती है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तब जो है हमारा ड्यू ड्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलता है, कोल्ड नाइट जब होती है। ये सारी चीज़ें NCERT से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्लाउडी नाइट्स में नहीं बन रहा, क्लियर स्काई में बनेगा, क्लाउडी नाइट्स में नहीं बनेगा। अब इसको समझिए, क्लाउडी नाइट्स जब होता है ना दोस्तों, तो ये क्लाउड्स क्या करते हैं, जो हमारी हीट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन, और ये रिफ्लेक्शन से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। और टेम्परेचर जब राइज होता है ना, तो यहाँ पे जो हमारे ड्यूज़ है जो वो नहीं बनते, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं यहाँ पे नहीं बनते। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। और क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम अर्थ सर्फेस, इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे लो हो जाएगा। बट ये रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो है
यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे रीज़न पूछा है कि क्यों नहीं बनते हैं। बाकी देखिए अर्थ सरफेस हो गया और लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स नहीं, क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड ये भी नहीं। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। सिंपल हमारा कंसेप्ट यहाँ पे चेक करा जा रहा है। जैसे कि देखिए 22 में क्वेश्चन था हाई क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 2023 में भी एक इंफ्रारेड रेडिएशन वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे और बहुत ही ईजी कैटेगरी के आते थे तब, कुछ टफ थे। 2 स्टेटमेंट है करेक्ट पूछा है, थर्ड सेकंड से पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट एक्ट टू सीक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल जस्टिस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। 99th अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 99th अमेंडमेंट एक्ट किस बला का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए 42nd एंड 44th में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखते हैं ना, 42nd में देखिए बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट वाली चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाली बातें थी जो कि फेवर में थी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की। बट 44th में क्या किया गया था, ये जो चेंजेस थे उन्हें रिवर्स किया गया था और प्रो डेमोक्रेसी वाली चीज़ें यहाँ पे करी गई थी। इतना हमें पता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो गलतियाँ करी गई थी 42 में, वो सुधारने का काम किया था 44th वाले मोरारजी देसाई जी की सरकार ने और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। अब मैं यहाँ क्या पढ़ रहा हूँ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगा, और मुझे ये लगता है कि यार ये सारी चीज़ें तो 42nd में लिखी होनी चाहिए, 44 में तो इसको थोड़ा रिवर्स किया होगा। मैं एक थिंकिंग बता रहा हूँ, असल फैक्ट अलग हो सकते हैं, बट मैं एक थिंकिंग बता रहा हूँ। और मैंने हमेशा आपको बताया कि स्वैपिंग में 42nd को 44 से चेंज होने के चांसेस है, इस हिसाब से एक गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 44 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो चीज़ें मेंशन है ये हमारे कौन से अमेंडमेंट के द्वारा करी गई थी, ये करी गई थी 39 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दोस्तों। ठीक है, बट मैंने आपको वो वे ऑफ थॉट बताया कि इस तरीके से आप सोच सकते थे। बाकी देखिए दोस्तों, ये 99th अमेंडमेंट एक्ट में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करी गई थी, ये सही है। 99th अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात हुई थी, NJAC, जो कि एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 99 जो है NJAC से रिलेटेड है और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे स्टक डाउन कर दिया था और अपहेल्ड किया था कॉलेजियम सिस्टम को। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, हम लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसको लिंक करिए 2021 वाले वो क्वेश्चन से जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखिए एक फेडरल फीचर हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। तो इस तरीके से देखिए हम आंसर तक पहुँच चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी बड़ी मुस्कुराहट आनी चाहिए हमारे चेहरों पे। देखिए 1 2 3 4 और ऑप्शन का पैटर्न देखिए, कहीं पे 1 2 3 4 नहीं है, मतलब एक गलत है इनमें से, एटलीस्ट एक सही है और एट मैक्स 3 सही है। अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सही वाला और सबसे ज़्यादा गलत वाला ढूंढना है सबसे पहले। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 46 क्या कहता है। 4th से पढ़ना चालू करते हैं, 4th से ही पढ़ना है। कहता है अ मोशन, इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ जजेस इज टेकन अप फॉर द वोटिंग of a law require a motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of not less than 2/3 of total member of the house present and voting। मोटा मोटा ये स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है, मतलब जजेस को अगर इम्पीच करना है तो स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ रखा है हमने लक्ष्मीकांत में। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट। मैंने हमेशा आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बस चीज़ें मेंशन है और एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशन में चीज़ें क्लैरिफाई करी जाती है ज़्यादातर। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट में इससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई है। यही अगर कह देता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में दिया हुआ है तो ये गलत हो जाता, बट ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में है तो एक पॉसिबिलिटी कि हाँ सही है भाई ये। फिर देखिए यहाँ पे आता है सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ओए होए होए होए, डिफाइंस and gives the detail of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court। नहीं करता राजा ये डिफाइन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो हमें यहाँ पे चौकन्ना हो जाना है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फर्स्ट पढ़ते हैं, द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट। ठीक है,
लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, फिर भी अभी 4 में से मुझे बताइए सबसे ज़्यादा गलत आपको कौन सा लग रहा है, सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है। तो शाबाश, सेकंड सबसे ज़्यादा गलत है, फिर भी हमें ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। बचा क्या देखिए अभी हमारे पास 3 3 4 1 3 4, मतलब यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ थर्ड हर हालत में सही है, थर्ड तो हर हालत में हमारा सही है। और 4 देखिए स्पेशल मेजोरिटी हम डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, मतलब 4 भी हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी अड़ जाएगी। देखिए 50-50 तक मैंने आपको पहुँचा दिया, अब कहानी अड़ेगी पहले स्टेटमेंट पे। और ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में पहले तो मेंशन नहीं था, अब उन्होंने थोड़ा चेंजेस करके लेके आ गए होंगे। बट ये देखिए दोस्तों, कैन नॉट वर्ड ये गलत है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पीचमेंट होता है ना, स्पीकर यहाँ पे कैन, यहाँ पे डिस्क्रिशन होता है स्पीकर के पास, स्पीकर के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो एक्सेप्ट करे इस मोशन को या ना करे। तो इस वजह से ये गलत हो गया, आंसर आ गया हमारा 3 और 4। क्वेश्चन टफ था बट किस तरीके से पहुंचा जा सकता था ये हमने देखा। ये डिफाइन नहीं है दोस्तों, ये नॉट यहाँ पे लगा देते तो ये सही हो जाता, ठीक है, और ये हटा देते तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो इतना ही हमें यहाँ से सीखना था, और आगे चल के जब लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे ना तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, 9th शेड्यूल ऑफ वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ 9th शेड्यूल। देखिए ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है, 9th शेड्यूल। और ये देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1951 में। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ये ज़मींदारी सिस्टम और जो लैंड रिफॉर्म है इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे चीज़ें कराई गई थी। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, 1 2 3 3 1 2 3, ठीक। करेक्ट हमें पहचानना है। टिल रिसेंटली, नाउ, रिसेंटली, टिल रिसेंटली, नाउ वर्ड कहाँ यूज़ किया था, आरबीआई वाले क्वेश्चन में 2022 में, जहाँ पे बोला कि आरबीआई नाउ यूज़ WPI एज ए इन्फ्लेशन मेजर, जो कि गलत था। रिसेंटली यहाँ पे एक बार और यूज़ हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ अभी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। ये 2019 का पेपर है, और अभी 2024 में आप पेपर दोगे तब भी इंडिया जो है यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा कोल के सेक्टर में। क्यों? क्योंकि इंडिया में उतना हाई ग्रेड कोल नहीं मिलता है। इंडिया में लिग्नाइट कोल ज़्यादातर मिल जाता है, बिटुमिनस की क्वांटिटी कम है, और सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हुआ है भाई, आत्मनिर्भर तो नहीं हुआ है। तो थर्ड तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वेग और एब्सर्ड लग रहा है, थर्ड हटा के देखता हूँ। और मुझे तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो समझ रहे हो आप लास्ट से क्यों पढ़ना है, लास्ट ऑप्शन से क्यों पढ़ना है। कहता है नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। लॉटरी बेसिस नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे ऑक्शन होता है प्रॉपर, और जिसने अच्छा बीड दिया है उसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फर्स्ट देखिए, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। करेक्ट बात है, ठीक है, करेक्ट बात है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था ये कोल नेशनलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1972 में हुआ था, ऑक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया में देखिए 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, बट हम सेल्फ सफिशिएंट अभी भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से पढ़ते तो आप डाउट में आ जाते कि इंदिरा गांधी है यहाँ पे कौन है, ठीक है। बट अगर आप थर्ड से पढ़ते तो सीधा आप एलिमिनेशन से ऑप्शन ए पे पहुंच जाते हो, और आंसर आपका आ जाता है यहाँ पे 1 ओनली इज द करेक्ट, ठीक है, 1 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। ये भी बहुत ही गजब क्वेश्चन में कहूँगा इसे, ठीक है। गजब क्वेश्चन क्यों अभी पता चलेगा। ऑप्शन देख लीजिए 1 2 3 2 3 1 2 3। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइन। यही पढ़ के तो दर्द होता है, वेल डिफाइन ही तो नहीं है चीज़ें। थर्ड हटाओ, थर्ड हटा के तो देखो, आंसर आ गया 1 और 2। तो देखिए ये जो मैंने आपको मास्टर वीडियो सेशन में बताया ना, ये 11,000 क्वेश्चंस को देखने के बाद ये चीज़ें मैंने बताई है। और रिपीटेशन ऐसा होता है, देखिए 2022 में भी ये चीज़ करी है एग्जामिनर ने, 23 में भी ये चीज़ करी है। 23 में हमने देखा था आर्टिकल 335 वाला एक क्वेश्चन था, वहाँ पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए जैसे ही थर्ड आपने एलिमिनेट किया, आप देखिए अगर आप फर्स्ट से पढ़ते आते ना तो आप फर्स्ट पढ़ लेते कि पार्लियामेंट का जो एक्ट है एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन, देखिए सेवरल पोस्ट को एग्जेम्प्ट करता है। सेकंड देखिए द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। किससे पता है यार 1959 से 5 बार हुआ है या 10 बार हुआ है 8 बार हुआ है, चाहता है क्या वो आपको पता हो ये। बट अगर आप थर्ड से पढ़ोगे सीधा ये हटाओगे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेवरल पोस्ट को एग्जेम्पशन है, हमने लैंड रिफॉर्म वाला मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ नो एग्जेम्पशन वाली बात कर रहा था, तो एग्जेम्पशन हर चीज़ में होता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2, ठीक है।
तो ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा शेड्यूल है जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। देखिए जैसे ही ट्राइबल की बात आ जाती है तो 5th एंड 6th शेड्यूल आपको याद आ जाना चाहिए। तो 5th यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन में मेंशन है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन बनाया था सेम, वहाँ पे बस ये 5th शेड्यूल ऊपर लिख दिया था और ये लाइन यहाँ पे नीचे लिख दी थी। अगर आपके पास 22 का पेपर पड़ा है तो ढूंढिए उस क्वेश्चन को और मुस्कुराइए क्योंकि आप पावर ऑफ पीवाई के प्रोग्राम में हैं। वो डायलॉग है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो वैसे है ये। ठीक है, तो 5th शेड्यूल। उसके बाद देखिए 3rd शेड्यूल क्या है। 3rd शेड्यूल हमारी ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। कौन सी ओथ? बहुत सारे यहाँ पे जो है डिग्नेटरीज उनके नाम की बात है यहाँ पे। ठीक है, और ये याद कैसे रखना है दोस्तों, जो ओथ होती है तो यहाँ पे देखिए जब शादी होती है मुस्लिम में तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार कहा जाता है। तो वैसे ही 3rd शेड्यूल में यहाँ पे ओथ की बात होती है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, 5th शेड्यूल हमने अभी देखा, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए 9th शेड्यूल क्या है। 9th शेड्यूल हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल क्या है? 12th शेड्यूल हमारा म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए एक निमोनिक्स भी बनता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो देखिए 1st शेड्यूल क्या है, ये टेरिटरी की बात करता है। 2nd क्या करता है, इमोल्यूमेंट्स, जो पैसा मिलेगा सैलरी। 3rd क्या कहता है, अफर्मेशन एंड ओथ की बात करता है। 4th क्या कहता है, राज्यसभा के सीट्स की बात करता है। 5 शेड्यूल एरियाज़ की बात करता है, ये अदर शेड्यूल एरियाज़ की बात करता है इन एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर मतलब अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। अब देखिए एटीएम स्क्वायर मैंने क्यों रखा है यहाँ पे कि एटीएम स्क्वायर, और देखिए नॉर्थ ईस्ट में और एक एम से आता है जो है मणिपुर, तो मणिपुर यहाँ पे नहीं है, तो एटीएम में मनी नहीं है, ऐसे आप याद रखिए कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर इसमें नहीं है। फिर देखिए 6th हो गया। 7th क्या है हमारा, फेडरल लिस्ट की बात करता है, 3 लिस्ट है इसमें। ओ से क्या आएगा, ये 8 नंबर का हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसमें। 9 नंबर हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10 क्या है, डिफेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। फिर देखिए ये म्यूनसिपैलिटी, और लास्ट में 12 नंबर पी देखिए 11 नंबर पंचायत राज और एम से म्यूनसिपैलिटी। तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये सारे शेड्यूल आपके यहाँ से रिवाइज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहा है ये, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहा है। 4 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। 3 की पेयर में है। 4th से पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है इरूलाज एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। ठीक है, there are 95 PVTGs officially notified in the country so far. Stagnant or declining population is one of the criteria for determining the PVTG status. One of the criteria मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया है, बट उसमें से one of the criteria है कि आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। PVTG रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अब सिंपली देखिए इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, तो ऑब्वियसली 2nd स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही है। फिर भी हमारा काम नहीं जमेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 देखिए इरूलाज एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। यहाँ कह रहा है 95 पीवीटीजी और यहाँ कह रहा है 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। अब जो भी यहाँ पे गड़बड़ी होगी ना दोस्तों, ये 2 स्टेटमेंट में ही हो सकती है। और यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा वाइडर फैक्ट की बात कर रहा है कि 18 स्टेट है और 1 यूनियन टेरिटरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा नैरो फैक्ट की बात कर रहा है कि 95 पीवीटीजी है। अगर 96 होंगे तो भी ये गलत हो सकता है। तो जहाँ पे ऐसे 2 फैक्ट आ जाएंगे ना, तो जो सबसे ज़्यादा नैरो वाली बात कर रहा है ना, उसे हमें गलत मानना है। तो अगर आप इसे गलत मानोगे, देखिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो कोई नहीं पढ़ता है। जब तक ये 19 के प्री में नहीं आया था तो पीवीटीजी ज़्यादा हाईलाइट में भी नहीं होगी। पढ़ लिया, अगर करंट अफेयर में आ गया कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट या फिर न्यूज़ में आता है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ऐसे करो या मरो वाली कंडीशन आ जाती है तो 1 एंड 3 में अगर हमें हटाना है तो 3rd हटाएंगे, और जैसे ही 3rd आप हटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 का 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो पीवीटीजीज होते हैं ये देभार कमीशन के द्वारा देखिए यहाँ पे इनके बारे में मेंशन आया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी होती है, लिटरेसी यहाँ पे लो होती है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है, और ये एक क्राइटेरिया तो हमने देख लिया। टोटल कितने हैं दोस्तों, 75 है, ना कि 95। ठीक है, ये 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और पीवीटीजी देखिए अब 75 के 75 नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और उतना देखना भी नहीं हमें। ठीक है, ये 2 नाम याद रख लीजिए, आंसर है हमारा सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आ गया हमारा सी।
आगे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखने के पहले देखिए, मास्टर वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका एक लिमिट में आप याद रखिए कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल्स, हाई कोर्ट्स के कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अगर सीएजी का देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, अटॉर्नी जनरल कहाँ पे मेंशन है, ठीक है, पार्लियामेंट्री पावर्स कहाँ से कहाँ तक है। तो ये अगर लिमिट भी अगर हमें पता होगी ना, तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है एक्चुअल एग्जाम में। जैसे कि आप देखिए, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेन इन द ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिशन और limitation on the constitution power under article 142, it could mean which one of the following। तो कह रहा है कि अगर कुछ लिमिटेशन है तो वो अप्लाई नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 142। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, द डिसीजन टेकन बाय ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आता है आर्टिकल 324 के अंदर, ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर मेड बाय द पार्लियामेंट। फिर देखिए, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ पे मेंशन है बताइए आप, कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 360। एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक अ लॉज ऑन सर्टन मैटर विदाउट कंसर्न ऑन द यूनियन लेजिस्लेचर। ये कहाँ पे मेंशन है दोस्तों, आर्टिकल 254 में मेंशन है। ये जो सारे आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा सारे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बचा हमारा ऑप्शन बी, वो है आर्टिकल 142, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था ना, जो प्रो टिप पहले मैं दे रहा था कि आपको जो है लिमिट से याद होनी चाहिए, तो देखिए 12 से 35 के जो आर्टिकल है वो हमारे फंडामेंटल राइट में आ जाते हैं। 36 से लेके 51 देखिए फंडामेंटल डीपीएसपी में आ जाता है। 51A में देखिए यहाँ पे जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आ जाता है। और देखिए यहाँ पे यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखें तो 124 से लेके 147 तक आता है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए 142 हमने देखा कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे 137, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल रिव्यू ऑफ जजमेंट्स की बात करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 124 है वो हमारा एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए 143 आर्टिकल भी बहुत ज़रूरी है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। और ऐसे ही सिमिलरली अगर हाई कोर्ट का देखें हम तो 214 से लेके 231 तक, ठीक है, 214 से लेके 231 तक ये हाई कोर्ट्स की बात करता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर हमें ये लिमिट्स भी पता होती है कि अच्छा ये चीज़ जो है यहाँ से इसके मेंशन बीच में आती है, तो देखिए यहाँ पे सीधा मेंशन था 142 और हमें पता था कि इसकी लिमिट में कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन। स्टेटमेंट बना के हमें कंफ्यूज करना चाहा था एग्जामिनर ने, बट इस तरीके से जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन तक पहुँच गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपना अलग आंसर दे रहा था और यूपीएससी की ऑफिशियल की नहीं यहाँ पे जो सारे डाउट्स थे यहाँ पे क्लियर किए थे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, when a state legislature does not have rule on particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. Governor make customary address to the member of the house at the commencement of the first session of year। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सही बात है। यहाँ पे अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं हाउस ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट मतलब जो हमारा लोकसभा लिख दूँ तो ये सही हो जाएगा। सारा गड़बड़ी था सेकंड में, कोई कह रहा था ये सही है, कोई कह रहा था गलत है, बट एज पर यूपीएससी ऑफिशियल की सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली सही है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई रूल नहीं होता पर्टिकुलर मैटर पे तो वो लोकसभा को फॉलो करती है। यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ा जो है यहाँ पे लॉजिक मैजिक सीखने को मिलेगा। देखिए 4 स्टेटमेंट है बड़े बड़े, ऑप्शन में देखिए ऑल ऑफ द अबव है, समझिए इसको कि इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, 4th से पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है ऑन ड्रग एंड क्राइम, जो कि मैंडेटेड करता है बाय इट्स मेंबर टू असिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ UNCAC एंड UNTOC, ठीक है। द हाईलाइट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम इज इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर एम एट रिटर्निंग द एसेट ऑफ देयर राइटफुल ओनर फ्रॉम हुम दे हैड टेकन द इलिसिटली, ठीक है। सेकेंड पढ़ते हैं, UNCAC इज अ फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग, यहाँ पे
99.99% एस्पिरेंट सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे और आंसर 1 एंड 3 टिक करेंगे, जो कि करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इनके बारे में कौन ही पढ़ता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग माइग्रेंट एंड लैंड, इतना डिटेल में हम नहीं करते और उस 2 घंटे के एग्ज़ाम प्रेशर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने भी वो एग्ज़ाम प्रेशर देखा है। मैं यहाँ पे हवाबाजी में ये बात नहीं करूँगा कि ये तो आपको पता हो जाना चाहिए था कि ये तो लीगली बाइंडिंग सही है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमारे रूल्स अप्लाई करेंगे, एक बार फेल करेगा 2 बारी। यही है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है दोस्तों। यहाँ पे जो दूसरा मैजिक एग्जामिनर ने खेला है वो क्या क्या है, तो यहाँ पे खेला होबे करके जो है एग्जामिनर ने 2 एंड 4 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देखिए 2 एंड 4 यहाँ पे सही है, बस यहाँ पे UNTOC की जगह पे UNCAC होना चाहिए था और यहाँ पे UNCAC की जगह पे UNTOC होना चाहिए था। क्यों? अगर आपने GS3 मेंस में ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ रखा है तो ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है देखिए स्मगलिंग, और करप्शन में देखिए यहाँ पे राइटफुल ओनर को जो है इलिसिटली टेकन मनी वापस देना है, ये क्या आएगा करप्शन में। तो इस हिसाब से देखिए दोनों स्वैप कर दिए गए थे एग्जामिनर के द्वारा। ऐसा ही एक सिमिलर स्वैपिंग आगे हमें देखने को मिलेगा AR और VR वाले क्वेश्चन में, तब हम देखेंगे। ये देखिए एक ट्रैप है जो कि एग्जामिनर ने सेट किया था। ठीक है, हर क्वेश्चन हमें सही नहीं करना, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देख लिया, बाकी लीगली बाइंडिंग ये सब सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया 2 एंड 4। आगे देखते 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और 3 बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते। करेक्ट पूछा है हमें, कहता है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? देखिए यहाँ से 2021 में हमें एक क्वेश्चन मिला था कि कौन सी मिनिस्ट्री ये सब काम देखती है, तो वहाँ पे पहला ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि गलत था। क्या आंसर था इसका? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो क्या कह रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर। ठीक है भाई, करता होगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं कही है। ठीक है, देखते हैं सेकंड देखते हैं। एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट बाम्बू इज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, बाम्बू की बात कर रहा है। ठीक है, चलो पता नहीं मुझे, फिर भी देखता हूँ, फर्स्ट पढ़ता हूँ, क्या पता फर्स्ट में कुछ यहाँ पे ट्रैप दे चुका होगा एग्जामिनर देवता ने। कहता है भाई, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर हैव राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोज इन अ फॉरेस्ट एरिया। देखिए थोड़ा सा समझिए, राइट टू फेल, और इसी प्रकार ये एक 2021 में एक क्वेश्चन आया था पैरोल वाला, जहाँ क्या कहता कि जो बेल है वो आपका राइट है, जो भी यहाँ पे जो जेल में होगा ना गुनहगार, उसका राइट है। और यहाँ पे कह रहा है कि बाम्बू जो फॉरेस्ट एरिया में है वो तुम्हारा राइट है कि जाके उसे तोड़ लो। यार देखो, फॉरेस्ट एरिया में अपना एक अलग कानून चलता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा यहाँ पे कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, ऐसी चीज़ें होती है। तो चलो ये अगर नेशनल पार्क है तो इसके अलग दूर वाले एरिया में आप कर सकते हो, बट क्या आप कोर एरिया में जाके भी ये चीज़ें कर सकते हो जहाँ पे टाइगर है, लियोपर्ड है, बहुत बड़े बड़े जो हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पे एनिमल्स है। तो क्या आपको राइट यहाँ पे अगर दे दिया जाएगा तो कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा, समझिए। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर है जाके कभी भी जाके फॉरेस्ट में बाम्बू तोड़ने के बहाने कुछ और लेके आ जाएंगे। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम है। और यहाँ पे जो राइट वाला वर्ड है ना, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट हटा के देखते हैं, चलो फर्स्ट हटा के देखते हैं। गया, बचा गया 2, 3 एंड 3 ओनली, मतलब थर्ड हर हालत में सही है, थर्ड हर हालत में सही है। अब बचा सारा डाउट सेकंड पे। देखिए सेकंड भी यहाँ पे सही है। बाम्बू देखिए दोस्तों, ये ट्री की कैटेगरी से हटा के इसे ग्रास की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए देखिए इसे जाके आप तोड़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट योर मैटर ऑफ राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है हमारा 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट। ठीक है, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट। उसके बाद अगर और मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहूँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2018 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बैगाज एक ट्राइबल है जिन्हें फर्स्ट जो है यहाँ पे राइट मिला था, सबसे पहले फर्स्ट टू गेट द राइट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी फॉर द पर्सन ऑफ अ चॉइस। ठीक है, राइट टू मैरी फॉर द पर्सन ऑफ अ चॉइस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा आर्टिकल 21। ये जो एक हादिया केस हुआ था केरल में, ठीक है, हादिया केस हुआ था केरल में, उसमें देखिए ये वर्डिक्ट आया था
कि राइट टू मैरी टू द पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज़ द आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। इसी के अंदर देखिए राइट टू प्राइवेसी भी आया था हमारा पुट्टा स्वामी जजमेंट के अंदर। बाकी देखिए 29, 25, 19 बेसिकली हम सारा ये कवर करते हैं, बट यहाँ पे आंसर था हमारा आर्टिकल 21। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें जो है सीखने को मिलेगी, ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट, चलो थर्ड से पढ़ते हैं, कहता प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है, नॉट एलिजिबल टू पेटेंटेड इन इंडिया। देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, ठीक है। फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू क्रिएट सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के यहाँ पे एक अलग लेवल का जो है मैजिक एग्जामिनर ने दिया है। मतलब वो यहाँ से क्या कहना चाह रहा है कि ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करो बेटा, थर्ड तो हर हालत में सही है, ये तो मैं अश्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। देख रहे हो आप कि मैं बोलता हूँ कि एग्जामिनर आपका बेस्ट फ्रेंड है इन एग्जाम हॉल, ठीक है, इतना हिंट कौन देता है आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ये अगर करेक्ट है तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड्स कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। अब प्लांट वेराइटी क्या है यार, प्लांट वेराइटी तो सीड ही है। अब ये कह रहा है कि सीड पेटेंट हो सकता है इंडिया में, और ये कह रहा है कि सीड पेटेंट नहीं हो सकता, तो 1 and 3 तो साथ में जा ही नहीं सकते, बचेगा 2, 3 and 3 ओनली। और ये कह रहा है कि इंडिया में नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, ठीक है, इंडिया में एपेलेट बोर्ड है ही नहीं, ऐसा कह रहा है। ये देखिए दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड है, इस हिसाब से आंसर आएगा 3 ओनली। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है पूछा था 2019 में, बट यहाँ पे 2021 में एक ऑर्डिनेंस पास करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, और उसमें ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड है इसे ख़त्म कर देता है, जो कि 2003 में बना था, बट इसे फिनिश कर दिया जाता है, इससे जो है डिसमेंटल कर दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी के हिसाब से 2024 में जब आप प्रीलिम्स दोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर बनेगा 2 and 3, क्योंकि इंडिया में अभी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड नहीं है, और ये एपेलेट बोर्ड की जगह पे अभी डायरेक्टली किसे आप जाके अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट को, ठीक है। तो ये थोड़ा हम जो है यहाँ पे याद रखेंगे, ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे क्या था, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू क्रिएट सीड कैन नॉट बी पेटेंटेड। अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या आता है, यहाँ पे देखिए प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, ठीक है, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जिससे सीड, वेराइटी, स्पीशीज़, इन सबको देखिए यहाँ पे हम पेटेंट नहीं कर सकते एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट। बाकी देखिए ये हमने देख लिया, इसका भी हमने अपग्रेडेशन देख लिया, अभी के हिसाब से आंसर 2 and 3 है, और ऑफिशियल की के हिसाब से आंसर है 3 ओनली। तो ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है कहीं नहीं है, ठीक है, ये मैंने करंट अफेयर फॉलो किया था, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल देखा था मैंने, उस हिसाब से मैंने आपको ये वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करा है, और अगर इसमें और कुछ चेंजेस आते तो मैं आपको करेक्शन वीडियोज़ में जो है यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है, जो कि एक हमारा बहुत ही अच्छा एक्ट है, इसके ऊपर हमें मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 1986 का। ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसके बारे में, ऐसा कह रहा है। फर्स्ट क्या कहता है, द स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। इट लेज डाउन, ठीक है, क्या कह रहा है, इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ठीक है, इनटू फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन एक वॉलंटरी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब होना ही होना चाहिए, तो ये यहाँ पे गलत है दोस्तों। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वॉलंटरीली अगर आपको करना है पार्टिसिपेशन तो आके आप कर सकते हो। बाकी ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि स्टैंडर्ड ऑन द एमिशन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना कि इट फेवर्स द पब्लिक पार्टिसिपेशन, या फिर वॉलंटरी पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एडमायर, ऐसा कुछ अगर वर्ड आता ना तो सही हो जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है कि स्टेट द रिक्वायरमेंट, मतलब चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ये हमारा सही आंसर है, हमारा 2 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम 59 नंबर का देखते हैं, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसको याद रखिए, जब हम जियो साइंटिस्ट, यहाँ पे लिख भी दीजिए आप, जियो साइंटिस्ट 2023 का पेपर देखेंगे ना, तब सेम इसी से जो मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, रिपीटेशन मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही सड़क पे चलते हुए, ठीक है, एक स्कूल की वॉल पे लिखा हुआ था वेस्ट सेग्रीगेशन, वेट, ड्राई एंड ई वेस्ट, 3 कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है ना, वहाँ पे भी ऐसे 3 कैटेगरीज लिखी होती। तो इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़क पे आते जाते हर बोर्ड, हर गली, हर चौराहे पे पढ़ते जाओ, नहीं। अगर ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फोग्राफिक्स जो कि गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है टू अवेयर सिटीजन्स ऑफ दिस इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ आवर इंडिया, तो थोड़ा देखिए उसे। अब देखिए ये कैसे आपको हेल्प करेगा उस क्वेश्चन में। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात कर रहे हैं, डी से पढ़ते हैं, करेक्ट पूछा है। इट इज़ मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी रिमूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। एक ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कहीं कूड़ा जनरेट हो रहा है, और इस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे देखिए वेस्ट जनरेशन से, वेस्ट जो है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे प्लांट है जो कि इसे प्रोसेस करेगा। तो क्या यहाँ से यहाँ पे ट्रक से नहीं जा सकता? ऐसा तो है नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया इंडिया, यूपी के यूपी में, या फिर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में बात हो रही है, और मैंडेटरी वर्ड लगा दिया। अब दिल्ली में देखिए, नॉर्थ दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, वेस्टर्न दिल्ली है, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, तो क्या इधर का कूड़ा उधर नहीं जा सकता? गलत। द रूल प्रोवाइडेड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है, ठीक है, देखते हैं, इसे होल्ड पे रखते हैं, बी देखते हैं। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू द नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। क्यों, यहाँ पे रूरल एरिया में कचरा नहीं बनता है क्या? या फिर जो छोटे टाउन से वहाँ पे कचरा नहीं बनता है? तो ओनली वर्ड लगा के ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव कर दिया। तो हमें भी पता है यार, कचरा तो कहीं भी बनता है। फिर देखिए, वेस्ट जनरेटर हैज सेग्रीगेटेड इनटू 5 कैटेगरीज। अभी मैंने जो आपको फोटो दिखाया उसमें कितनी कैटेगरी थी? 3 कैटेगरी थे दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे 3 कैटेगरी थी, 4 नहीं थी, ठीक है। वेट, ड्राई एंड ई वेस्ट, या फिर डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये रूल जो कि अप्लीकेबल है दोस्तों बाकी भी जगह पे, तो ये भी गलत हो गया। बाकी देखिए, ये तो हमने पहले हटा दिया था, और बचा ये जो कि एक एग्जैक्ट और इलेबोरेट क्राइटेरिया की बात कर रहा है लैंडफिल बनाने के लिए। ये एक पॉजिटिव सेंस में है दोस्तों, जो कि एक क्लैरिटी लाता है वेस्ट मैनेजमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अथॉरिटी में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, जो कि सेंट्रल अमेंडमेंट ऑर्डर है, ठीक है। कहता है नो नोटिस ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। क्या कह रहा है? नेसेसरी वर्ड है, इसलिए डायरेक्टली हटा मत दीजिए। नो नोटिस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा कह रहा है। ज़रूरी है ऐसा बोलता तो डाउट कर सकते थे हम। और यहाँ पे बात हो रही है टेम्पररी वर्कमैन की, ऐसा नहीं कि एक परमानेंट हाई पोस्ट पे जो बैठा हुआ है 10-12 साल से, उसकी बात है, टेम्पररी की बात हो रही है। इफ अ रूल ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम ईजियर फॉर द फर्म्स एंड कंपनीज टू ले ऑफ द वर्कर। अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया था उस साल, देखिए यहाँ पे 2018 में ये अमेंडमेंट हुआ था, और तब ये बहुत ज़्यादा डिबेट में था, और 2019 में प्री में आ गया, तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और तब के हिसाब से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर था बोथ आर करेक्ट, और ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था उस टाइम के हिसाब से। और अभी देखिए, आप याद रखिए कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो अभी हमने 60 क्वेश्चन देख लिया, अभी बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।